नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई है। अब उसकी जांच में तेजी आ रही है। मुख्यमंत्री ने उसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की है। फॉरेंसिक लैब के लोग भी वहां गए हैं और जो पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को धीरे धीरे सौंपे जा रहे हैं इसमें, और तमाम सारे लोग अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, इतनी बड़ी घटना लखनऊ में पिछले 1-2 दशकों में याद नहीं आ रही है कि अग्निकांड में इतने सारे लोगों की आग लगने से जान चली गई हो। और सबसे दुखद बात यह है कि 20 से 30, वैसे तो किसी की जान जाना दुखद बात है, लेकिन ये ज़्यादा और मामला वो हो जाता है क्योंकि इसमें सब नौजवान बच्चे थे। 20 से 30 साल की उम्र के कुछ कर्मचारी थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, और इस तरीके से दिन दहाड़े आग में झुलस के। लखनऊ राजधानी है, राजधानी पास कोई इलाके कस्बाई इलाका नहीं है, पास इलाके के बिल्कुल बगल में बनी एक इमारत और मुख्य बाजार में। बिल्कुल बिल्कुल कि जहां आवागमन की कोई। इसीलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आए, मौके पे गए, हॉस्पिटल गए। अलीगढ़ का अपना कार्यक्रम बीच में छोड़ के आए। बिल्कुल, और तुरंत एसआईटी बनाने की घोषणा कर दी इसकी जांच पड़ताल के लिए। आज अनुराग सवेरे से ही मौके पर जांच टीमें बारी बारी से पहुंच रही हैं। सबसे पहले 8 साढ़े 8 बजे के करीब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम वहां पे पहुंची है, एफएसएल की। एफएसएल हेड के नेतृत्व में बाकायदा पूरी टीम ने वहां जांच पड़ताल की है, वहां से सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। अब उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा एसआईटी जो बनाई गई है, एसीएस अमृत अभिजात और एडीजी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में, दोनों बहुत सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसर हैं। अमृत अभिजात अभी धर्मार्थ और संस्कृति विभाग में एसीएस हैं, काफ़ी सीनियर हैं, और नगर विकास से जुड़े मामलों का उनका बहुत अच्छा ज्ञान रहा है। भारत सरकार में वो नगर विकास के सेक्रेटरी थे। बिल्कुल, तो उन्होंने भी मौके पे दौरा किया है और मेडिकल कॉलेज भी दोनों लोग गए हैं। वहाँ जो घायल लोग हैं उनसे उस वक्त क्या हुआ था इसकी जानकारी दोनों लोगों ने ली है। अब जल्दी ही जांच रिपोर्ट वो सौंपेंगे, लेकिन एक बार सुन लेते हैं कि एसआईटी चीफ अमृत अभिजात और उसके मेंबर प्रवीण कुमार ने क्या कहा। देखिए, हम लोगों ने जो साइट देखा है वहाँ पे फोटोग्राफ्स लिए हैं। हमारे साथ एफएसएल के अधिकारी थे। अभी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स चल रही है, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगा फिर हम लोग सारा साक्ष्य देखेंगे। अभी कुछ लोगों से और मिलेंगे, डिपार्टमेंट्स को बुलाएंगे, उसके बाद ही कुछ फाइनल बता सकते हैं। हम लोग देखिए कोई विशेषज्ञ तो है नहीं, इसकी बात जानकारी एफएसएल करेगी, परंतु जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अग्निकांड है, वो आप लोग देख ही रहे, अभी ग्रेजुअली डेवलप करेगा। अभी हम लोगों ने डिटेल घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमारे साथ फॉरेंसिक की टीम भी थी। अभी इम्पोर्टेंट साक्ष्य फॉलो कर रहे हैं। हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है। उसके पश्चात हम किसी बात पे आएंगे तो आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। तो ये तो हमने सुना कि अमृत अभिजात और प्रवीण कुमार ने क्या कहा, लेकिन मनीष, इस तरह से जो सवाल तो उठ रहे हैं। अभी आपको याद होगा दिल्ली में एक होटल में आग लगी थी। तब बहुत सारे विजुअल्स, बहुत सारी बाइट्स आई थी, और फायर सेफ्टी के लिए सब जगह पूरे देश में ऐसा होता है कि कहीं कोई हादसा होता है तो लोग करते हैं, लेकिन उसके कितने महीना भर भी शायद नहीं हुआ। नहीं और अनुराग, मुझे याद आ रहा है कि दिल्ली वाली घटना के बाद हजरतगंज के एक होटल में फायर डिपार्टमेंट के अफसर पहुंचे थे जांच पड़ताल के लिए कि वहां क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या नहीं है। कोचिंग की जहां तक बात हो रही है, मैं आपको बता दूं कि हजरतगंज में लीला सिनेमा के पास कोचिंग्स का क्लस्टर है। तंग गलियों में और जर्जर 100-150 साल पुरानी, 9वीं से 12वीं की, बिल्कुल तमाम सारी, और आप देख सकते हैं। और सुनिए, वहां पहले आग लग चुकी है कुछ साल पहले, लेकिन किसी बच्चे को कोई उसमें नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वहां आग लग चुकी है। और इसी लखनऊ के पौस इलाके में गोखले मार्ग पर लेवाना होटल में 2022 में आग लगी थी, जिसमें 4 लोग मारे गए थे, उनकी जान चली गई थी। और राजधानी लखनऊ में इस तरीके की घटना हो, जांच पड़ताल हो रही है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों को क्या दिलासा दिलाएंगे जिनके परिजन चले गए हैं, और नीलेश की बहन और उसके परिवार का क्या बुरा हाल है, ये देख लेते हैं।
जिम्मेदार फायर ब्रिगेड वाले हैं, क्योंकि पानी समय से पहुंच जाता तो बच्चे हमारे बच जाते और बहुत सारे बच्चे बच जाते। मेरे भाई के साथ पानी बहुत लेट 40 मिनट 1 घंटे लेट पहुंचा, इसकी वजह से जिम्मेदार सारी से फायर ब्रिगेड वाले होते हैं। हर बार ऐसे ही कुर्सी रोड पे मेरी तरफ भी हुआ था, तो ऐसे ही फायर ब्रिगेड वाले लेट से पहुंचे थे, और इस बार फिर हुआ था अलीगंज में, फिर से फायर ब्रिगेड वाले लेट से ही पहुंचे। शायद पानी वाले पहुंच जाते तो आज मेरा भाई हम लोग के बीच में होता और स्थिति बच गया होता। बहुत तकलीफ हुई, हमारे भाई की जान कोई नहीं वापस लाके दे सकता, क्यों ना सरकार कोई हो। नीलेश के एम बहुत बड़े बड़े थे, उनका कहने का मतलब था कि रिडिमिनेशन में काम करते हैं, मुझे और काम करना है। हम हमेशा काम के पर्पज से बाहर रहते थे, घर में सिर्फ सोने के लिए आते थे। एक तरीके से देखा जाए सुबह 10 बजे की ड्यूटी होती थी, 9:30 बजे निकल जाते थे, रात को 7 बजे छुट्टे थे। फिर वो अपना जिम का रूटीन, अपने बॉडी का रूटीन करते थे, क्योंकि हालांकि उनकी दवा भी चलती थी थोड़ी हेल्थ की वजह से, और उसके वजह से काम करता था। उसको काम के पीछे बहुत भागता था, काम उसको बहुत, काम इसका सबसे प्यारा था। लेकिन यही इस मुख्य बात है मनीष की, जो अब मान लीजिए जो ऑफिसेज हैं, पब्लिक प्लेस होता है, अस्पतालों में, ऑफिसों में, कहीं दूर दराज के किसी इलाके में लग जाए, जंगलों में आग लग जाती है। कुछ गर्मी के सीज़न है, ऐसा वो होता है, गांव में आग लगने की घटनाएं होती हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो आग लगती है, आमतौर पे पहले कहा गया कि एसी के ब्लास्ट से, शॉर्ट सर्किट से, हाँ, ऐसे ही कुछ लगी होगी आग यहाँ। नहीं, इस मामले में बोले भारत के पास एक आई विटनेस का भी बयान है, उनका भी बयान सुन लेते हैं। मोहम्मद आसिफ हैं, जो उस समय घटना के वक्त बिल्डिंग में मौजूद थे, और उन्होंने विस्तार से बताया है कि ये आग कैसे लगी है। हम लोग लंच करके बैठे हुए थे और फिर से हम लोग जो है ना वर्क स्टार्ट करने वाले थे, बस थोड़ी देर हुई थी और एकदम से लोग आगे कहने लगे स्टाफ वाले कि कुछ जो शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ हुआ है, कुछ ऐसा आग लगी है, तो यहाँ से निकलिए। तो हम लोग आराम से निकलने लगे। जब निकलने लगे तो हम लोग बायोमेट्रिक पे थंब लगा रहे थे, लेकिन लाइट नहीं थी, इस वजह से जो है थंब प्रिंट काम नहीं कर रहा था, वो दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। फिर हम लोग दूसरे रूम में फांद के दरवाजे से निकले, तब तक जीना जो आने का रास्ता था उसमें बहुत धुआं भर चुका था। तो हम लोग फिर वापस भागने लगे, अपना टॉवल गीला करके मुंह पे लगा के इधर उधर हम लोग भागने के लिए सोच रहे थे। फिर खिड़की के पास गया तो खिड़की से और धुआं अंदर आ रहा था। फिर जो एक छोटी सी खिड़की थी उसके बगल से एक बिजली का तार मोटा सा जा रहा था। जब धुआं जब बहुत ज्यादा बढ़ गया, पूरे ऑफिस में भर गया, नीचे से आग की धुआं आने लगा, तो हम लोग उसी तार को पकड़ के नीचे उतरना चालू हुए। वो फिर एक एक करके जब मैं उतरा हूँ, उसके बाद मेरे बाद 4-5 लोग उतर पाए। बाकी जो लोग थे वो आग बढ़ने की वजह से फिर वो पीछे बाथरूम में जाके छुप गए अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ सांस नहीं ले पा रहे थे, इतना धुआं था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। तो उसके बाद फिर वो लोग वहीं अंदर फंस के रह गए, वो निकल नहीं पाए। फिर एक जो हमारे साथ वाला था जयंत गुप्ता, वो किसी तरीके से वो दूसरे साइड कांच के साइड आके उसने खिड़की से ऊपर से जंप लगाई, तो वो लोहे की रेलिंग पे गिरा आके, उसकी कमर टूट गई, शायद डॉक्टर बता रहे थे। फिर उसको खींच के लेके गए, आधे घंटे तक वो रोड पे ही लेटा रहा। उसके बाद आधे घंटे बाद करीबन आई है एम्बुलेंस, फिर 1 घंटे के ऊपर ही हो गया था तब फायर ब्रिगेड आई। तब तक वो लोग अंदर वहाँ छुपे हुए थे, पता नहीं वो बच पाए थे कि नहीं बच पाए थे, कुछ पता नहीं चला। आँच इतनी ज़्यादा तेज थी कि हम लोग करीबन 100 मीटर दूर खड़े थे, तब भी हम लोग का जो था हाथ पैर जो है ना झुलस रहे थे गर्मी से। वहाँ पे फायर जो है ना इक्विपमेंट थे बुझाने के लिए, लेकिन जो फायर अलार्म था वो काम ही नहीं किया। जब धुआं भर चुका था तब भी फायर अलार्म काम नहीं कर रहा था। हम लोग को सहायता तो एक घंटे बाद ही मिली। बाहर जो लोग थे वही लोग चिल्ला के बता रहे थे कि उतार आओ, आग बहुत लगी, क्योंकि हम लोग को पता नहीं, सिर्फ धुआं भर रहा था अंदर और भरता ही जा रहा था, काला धुआं, कुछ दिख नहीं रहा था। बाहर से ही लोग बता रहे थे कि जो इधर से आ जाओ। उन्हीं लोगों ने तार बिजली का खींच के हमारी तरफ कर रहे थे कि इधर पकड़ के इधर आ जाओ, तो वही तार पकड़ के मैं चला आया था उतर के। कम से कम 20 से 21 लोग के आसपास थे, क्योंकि कुछ लोग नीचे से, कुछ लोग जिन लोग को स्टार्ट में पता चल गया वो लोग बचते बचाते किसी तरीके से कम जलते हुए जीने से उतर पाए। लेकिन उसके बाद जब हम लोग पहुंचे तब तक वहाँ आग बहुत तेज बढ़ चुकी थी और धुआं रास्ते में बहुत भर चुका था और धीरे धीरे वो ऑफिस में भर रहा था। तो
उसके बाद हम लोग फिर कोशिश करे कहीं से निकलने की, लेकिन कहीं से कोई रास्ता मिल नहीं रहा था निकलने का, तो वही आखिर में खिड़की से ही हम लोग निकले। तो मोहम्मद आसिफ की जो बात से लग रहा है कि इस पूरी देर जितनी जद्दोजहद चलती रही, धुआं बढ़ता रहा, उस दरमियान एक तो सूचना रेस्क्यू के वैसी बात नहीं हुई। दूसरी बात मनीष यही है कि शॉर्ट सर्किट फायर सेफ्टी की जब आप जांच करने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? अगर लगातार ऐसे अब केसेस आ चुके हैं जिनमें से ये पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है, बिल्कुल, तो क्या उनके चेक किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की यहाँ कितनी संभावना है, क्या है, और समय समय पे चेक करना होगा? मान लीजिए देखिए यदि फायर डिपार्टमेंट के मानकों को ध्यान में रख के काम होना अनुराग, तो 90% जो बिल्डिंग्स है ना, कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ चल रही है, वो सब इसी तरीके के लाक्षागृह के रूप में आपको दिखेंगे। ये भगवान भरोसे ही व्यवस्था चल रही है, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट इतना निरीह कहिए, नखदंत विहीन कहिए या भ्रष्ट कहिए, जो उसमें चला जाता है दुखी हो जाता है। हाँ, कि ये तो कहाँ आ गए। बिल्कुल। और कोचिंग पूरे शहर में फैले हुए हैं, और सिर्फ कोचिंग की ही क्यों बात, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, रिहायशी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर भी वही स्थिति है। इसमें देखिए मनीष जी, ये जैसे है कि अब एलडीए भी कह रहा है कि ये बिल्डिंग तो अवैध थी। 2016 में इस तरह की बात, कोई नोटिस भी जारी हुआ था, बाद में कैंसिल हो गया। ये बात इनको तब पता चली जब 15 लोग मर गए। ठीक बात है। ये कौन घोर बिल्डिंग की फायर सेफ्टी के, अभी आपने कहा था कि पूरे शहर में अभियान चलाया गया है। हाँ। हमने चेक किया है। क्या चेक किया था आपने? नहीं, कम से कम इतना तो चेक कर लीजिए कि अगर घटना हो गई है तो उसमें एग्जिट के, जाने के, निकलने के इंतजाम है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। आप किसी भी रैंडम घुस जाइए किसी जगह पर, तो आप देखेंगे वहां से निकलने आने जाने का एक ही दरवाजा है। 90% लखनऊ की बिल्कुल, और जहाँ पर सैकड़ों लोग काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब इसके बाद आते हैं, एक और एसआईटी की बात कर लेते हैं। राम मंदिर चढ़ावे में इस एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है और इसको सीएम कार्यालय को सौंप भी दिया है। उसकी तस्वीरें भी आई हैं कि जो है, अब इसमें क्या है। अब सबसे ज़्यादा तो इस वीडियो पे ही मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट सीएम कार्यालय को सौंपे, इससे पहले ऐसा देखा नहीं गया था कि उसका वीडियो सार्वजनिक हो, तस्वीरें जारी। लेकिन मुझे लगता है कि राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में सरकार पारदर्शिता जाहिर करने के लिए जनता के बीच ये वीडियो सामने आया है। इसमें विजय विश्वास पंत, जो कि लखनऊ के कमिश्नर हैं, और लखनऊ के आईजी और वित्त विभाग के अफसर, जो 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनी थी, उन्होंने संजय प्रसाद को अपनी रिपोर्ट लिफाफा बंद सौंपी है। संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के एसीएस हैं, इसके अलावा गृह विभाग के भी हेड हैं, और एसआईटी जो है वो होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही फॉर्म होती है। तो संजय प्रसाद ने लिफाफा खोला भी, रिपोर्ट देखी भी। अब मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचेगी। 1 हफ्ते की जो रिपोर्ट उनको प्रिलिमिनरी देनी थी अनुराग, वो एसआईटी ने सौंप। कहा जा रहा है कि उस रिपोर्ट में एसआईटी ने और टाइम भी मांगा है कि हमको विस्तृत जांच के लिए समय दीजिए, क्योंकि फाइनल जो जांच रिपोर्ट फाइनल पेश करनी थी वो 15 दिनों में करनी थी, और चूंकि 15 दिन में अब सिर्फ 1 हफ्ते का समय बचा है, तो एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया होगा कि एविडेंस ट्रेल के लिए और उसे समय लग सकता है। और उसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि लेकिन एक मूल प्रश्न अभी भी पूरी जनता के ऊपर खड़ा है, और लगता है कि यूपी पुलिस की क्रेडिट पे भी बहुत बड़ा सवाल है अनुराग, कि इस मामले में आज तक एफआईआर क्यों नहीं है। हाँ, ये जैसे जो अभी तो हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक तो नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एसआईटी ने शायद ये कहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। बाकी उसने जो ट्रस्ट के पुनर्गठन के ज़्यादा सलाहें दी हैं, देखिए वो तो सिफारिशें की हैं, वो तो डिजास्टर मैनेजमेंट है। लेकिन अभी जो अपराध हुआ है, उस अपराध के तहत किनको आरोपी बनाएंगे, किन पे ट्रायल चलाएंगे, किनको सजा मिलेगी, ये तो तब बात पैदा होगी ना जब एफआईआर लॉन्च हो। कानूनी प्रक्रिया में तो वो तभी जाएगी, उसमें ऐसे होगी। और उसमें कहा जा रहा है कि एफआईआर की बात कही गई है। एफआईआर में किसका नाम आएगा ये भी शायद अभी तो नहीं सामने आई है, चर्चा ही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों से बरामदगी हुई है, उस बरामदगी के आधार पर, अनुमान के आधार पर उसमें 200 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की बात की जा रही है। एसआईटी ने अनुमान लगाया है कि इससे ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। और इंटरनल ऑडिट वगैरह तमाम चीजों पर उसने सवाल उठाया है। मतलब कि एक समझने वाली बात यह है अनुराग कि बिना एफआईआर के जितने भी लोग आरोपों के घेरे में हैं, सब खुलेआम घूम रहे हैं ना, खुलेआम घूम रहे हैं। सही बात है। हाँ, ये तो यह है कि या तो आर्थिक अनियमितता नहीं है, और अगर है तो अब तक एफआईआर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सवाल तो पुलिस का क्या इकबाल है, या उसकी क्या
कार्यप्रणाली कैसी है। और आपने जिस मामले में बरामदगी की है, क्योंकि बरामदगी की बात मनीष इसलिए भी चर्चा में कि कई बार मान लीजिए पुलिस ने नहीं स्वीकारोक्ति की, लेकिन उनके घर वालों ने कहा कि हाँ, हमारे घर आए थे, बिल्कुल 10 लाख रुपए लेके गए। बिल्कुल। तो अब ये पब्लिक डोमेन में बात है, उसको तकनीकी तौर पर भले आप सार्वजनिक ना करें, तो आपने बगैर काहे की बरामदगी की? बिल्कुल। कि आप उसकी सूचना तो दर्ज करते, हाँ। बरामदगी की दर्ज कर लेते कि इनके यहाँ से इतना अज्ञात में पैसा आया। खैर, मौसम की भी थोड़ी जिक्र कर दिया जाए। अभी मानसून आया कि नहीं आया, लेकिन हीट वेव का अलर्ट को देखा है हमने, आज भी 30 से 32 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। नहीं अनुराग, मौसम विभाग के कहे के मुताबिक 24 घंटे के बाद अगले 2 दिन हीट वेव को लेकर और भी भारी रहने वाले हैं। यानी कि पूर्वांचल और पूरा मध्य यूपी रुहेलखंड तक बहुत टेम्परेचर बढ़ रहा है और बढ़ेगा, दिन में भी और रात में भी। पश्चिमी यूपी को हल्की सी राहत है, लेकिन तपिश वहाँ भी है। 27 तारीख से संभावना है कि मौसम में कुछ बदलाव आए, लेकिन 24, 25 और 26 ये 3 दिन ऐसा ना हो कि जून के महीने में तपिश का रिकॉर्ड कायम हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 24 तारीख से और गर्मी बढ़ने वाली है और रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। मानसून के आमद की क्या खबर है? मानसून के आमद के बारे में मौसम विभाग का अनुमान है कि जून के जाते जाते शायद मानसून आ जाए, लेकिन अभी लेट बहुत हो गया है। 18 से 20 जून के आसपास प्रदेश में मानसून की तिथि नियत है, बट काफ़ी लेट है। अब जून में आ जाए तो समझिए कि ऊपर वाले का वरदान, गनीमत। ठीक है, तो मानसून जल्दी आए। यूपी की सुर्खियां आज यहीं तक। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।